जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 19th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 5.19 और आज एक डेरिवेशन करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर पहले लिख रखा है। फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको। फॉर वर्क डन, वर्क डन का करना है अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में क्या कंडीशन दे रखी है, व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड अप एन इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब ये है कि ये एक ब्लॉक है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब देखो, हर चीज का मीनिंग समझते आएंगे, छोटी छोटी चीजों को जो मैं समझता हूं, जो शायद डेरिवेशन आप करेंगे तो उसमें नहीं पूछा जाता है उनका मीनिंग, लेकिन आप समझेंगे तो आपको दूसरी चीजें भी अच्छे समझ में आएंगी। तो आपको करना यह है कि ये जो ब्लॉक है ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। फ्रिक्शन का मतलब ये होगा, फ्रिक्शन अगर आप ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज करेगा तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में ले जाना है। इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये जो ए बी सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसी ए बी सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि ऐसा सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाता हो वो इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। अब हमें क्या करना है, हमें ए से बी तक ब्लॉक को ले जाना है। हमने बना बीच में दिया लेकिन ले हमें ए से बी तक जाना है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो एस है। यानी कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना एस है, तो ए से बी तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है। अब थोड़ा डायग्राम समझें। देखो, जो ब्लॉक जो है इसका वेट लग रहा है नीचे। वेट हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो मैं इस लाइन को अगर ऐसा बना दूं तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना बनाएगा एंगल 90। तो ये तो हमेशा ऐसे बनाना। अब इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, यानी कि दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, कंपोनेंट में हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को तोड़ते हैं, स्केलर को नहीं तोड़ते, ठीक है। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, स्प्लिट तो कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 5 नंबर है तो उसमें दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 2+3 लिख सकते हैं। और कंपोनेंट, क्योंकि जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो उसके बाद कर, तो ये जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा। एक कंपोनेंट बना ये जो एरो दिख रहा है इसको लिखा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट बना ये। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलते हैं, हम जो बोलेंगे कि हमें वेट को रिजॉल्व करना है या दो कंपोनेंट में तोड़ लेना है, और दोनों कंपोनेंट कैसे होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। mg cos थीटा mg sin थीटा के परपेंडिकुलर, mg sin थीटा mg cos थीटा के परपेंडिकुलर। यहां एंगल लिया थीटा तो यहां एंगल लिया थीटा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या डाउट आता है? पहली चीज तो ये लगती है कि यहां हमने थीटा लिया तो ये थीटा कैसे ले लिया? भाई थीटा में से भी ले सकते थे, यानी कि जो mg sin थीटा इस mg के साथ जो एंगल बना रहा है उसे थीटा ले लेते, उसे नहीं लेंगे क्योंकि ये और ये एंगल पहली चीज बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है मैं आपको अलग से एक डायग्राम बनाकर उसे प्रूव करके दिखा देता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में भी करके बताया था, इसमें भी आप देख लें, हो सकता है आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो। जैसे बेटा ये है, ये तो जो लग रहा है ये तो वेट हो गया हमारा, मैं थोड़ा सा और नीचे लंबा एरो कर दिया, ये हमारा θ1 हो गया, हमने θ1 ले लिया। और ये यहां से हमने ये जो एंगल है हमारा ये हमने ले लिया θ2, और ये वाला एंगल ले लिया θ3, ठीक है। अब हमें यही तो देखना है कि भाई ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो, यही तो हम कह रहे हैं, ये थीटा और ये थीटा बराबर। तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का ए, इसको मैं ले लेता हूं, इसको कोई पॉइंट ले लो ई ले लो, और इसको कोई पॉइंट ले लो एफ, मान लिया इसको एफ नहीं इसको टी ले लो। तो ए ई टी ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो बेटा ये तो हो गया 90 डिग्री,
तो θ1 प्लस θ2 जो है वो हो गया हमारा 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब एक 90 हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 90 हो, तो बचे हुए दो का सम तो 90 होना है। और ये θ2 θ3, अब ये वाला ये देखो जो mg sin थीटा बनाना है, ये तो हमारा कौन सा है, ये तो यहाँ देखो mg cos थीटा, ये वाला एरो, और ये mg sin थीटा इसको मैंने ऐसे बना दिया ऐसे करके, ये यानी कि ये मेरा क्या हो गया mg sin थीटा, और ये एरो क्या हो गया मेरा mg cos थीटा। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि θ2 प्लस θ3 ये 90 हो गया। अब इसका भी राइट हैंड साइड, पहली जो इक्वेशन बनाई उसका राइट हैंड साइड, दूसरी जो बनाई उसका राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो क्या θ1 प्लस θ2 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। तो क्या होगा, θ2 कैंसिल हो जाएगा, तो θ1 किसके बराबर, θ3, यानी कि क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो पहली चीज तो ये और ये बराबर हो गया। जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन में बनाओगे, अगर ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, ये कम हो गया, मतलब ये और ये बराबर लेना है आपको, पहली चीज होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब दूसरी चीज बेटा ये समझो, अब बच्चे क्योंकि हमने ये दोनों चीजें बराबर होंगे, इसीलिए क्या हो रहा है, हम पहले तो कोशिश ये करते हैं बेटा कि हम इसे भी ले सकते थे θ1, इसको ले लिया θ1, इसको ले लेते θ2, डेरिवेशन तब भी हो जाता। लेकिन दिक्कत ये आती है कि एक से ज्यादा जब थीटा हो, θ1 θ2 θ3, तो खुद के लिए बवाल हो जाता, वो डेरिवेशन टिपिकल हो जाएगा, करने में दिक्कत आएगी, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा नहीं, तो फायदा क्या, हम वो काम करेंगे आसान काम। तो ये थीटा ये थीटा बराबर। अब जिस हमने कहा कि इस mg को रिजॉल्व करा, तोड़ा दो पार्ट में, एक कंपोनेंट बनाई है कंपोनेंट। अब जब हमने यहाँ थीटा ले लिया तो इसके साथ थीटा लिया ना, तो इसको cos थीटा लिखेंगे और इसको sin थीटा। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये mg लिखा हुआ है, जो देख लो एक बार, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लो इस mg को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, ये हमारा r हो गया, ये mg है। अब मान लो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ थीटा लिख दिया तो मैं इसको लिखूंगा mg cos थीटा और इसको लिखूंगा mg sin थीटा। मतलब जिसको आप थीटा लिखोगे उसके साथ आपको cos थीटा लिखना है, यानी अब इस एक्सिस के साथ थीटा लिखा तो cos थीटा, इसको sin थीटा। लेकिन बात वही है कि ये थीटा और ये थीटा बराबर है, ये थीटा और ये थीटा बराबर नहीं है, इसीलिए हमने इसको थीटा लिखा है यहाँ पर। तो इधर तो थीटा लिखना ही लिखना है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा लिख देंगे, ये और ये बराबर है। जब यहाँ थीटा लिखा इसलिए इसके साथ cos थीटा लिखा, इसके साथ हमने sin थीटा लिखा। ये चीज आई समझ में। तो जिसके साथ थीटा लेते हैं उसको हम cos थीटा लिखते हैं, उस कंपोनेंट को। ठीक, अब हमें ले जाना किधर, हमें ऊपर ले जाना है। तो जब हमें ऊपर ले जाना है तो हम तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये तो बहुत आसान सी बात है। अब हमने इस ब्लॉक पे जो है जो इधर फोर्स लगा दिया, मान लो ये हमारा F जो है कैपिटल F अप्लाइड फोर्स हो गया। जब इस ब्लॉक को ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नीचे, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अब क्योंकि मोशन में लग रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन जिस सरफेस पे वो ऊपर जा रहा है उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। कैसे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाए नीचे। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं ये ब्लॉक जो है वो नीचे से ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी में वेरिएशन ना आए। कांस्टेंट वेलोसिटी ए से बी तक, तो ए से बी तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हम ए से बी तक अगर इसे ले जाएं तो फोर्स कितना लगाएं, क्योंकि देखो वर्क डन का हमारे लिए फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वर्क डन की बात करें तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। सही है ना, सही। अब फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो cos थीटा हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos थीटा की जगह 0 हो जाएगा, तो cos 0 के लिए 1 होती है, तो वर्क डन का फॉर्मूला 0 होगा। तो हमें मेन हमारे लिए क्या, F निकालें कि कितना फोर्स लगाएं कि ये ऊपर चला जाए। अब इसका फिर वही तरीका, मैंने आपको एक तरीका बताया था
पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी आप समझ लो। देखो यहाँ पर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते, कॉन्सेप्ट क्या लगाते, ये लगाया कॉन्सेप्ट तो समझना है कि जैसे मान लिया मैं यहाँ पर इस ब्लॉक पर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ब्लॉक पर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, और डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट टू राइट लगा रहे, ये ब्लॉक मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसे इधर ले जाना है, ठीक है, मुझे इधर ले। देखो एक चीज समझना, चाहे ये रुका हुआ हो इतना फोर्स लगाने पर या ये मोशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कंडीशन, हम ये कह रहे हैं इतना फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अब हम इसे इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इस दिशा में, यानी कि ये F1 हो गया F2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कितना फोर्स लगाएं ये इधर चला जाएगा। हमने कहा ये 10 ही न्यूटन लगा दो। तो जैसे ही हम ये बात बोलते हैं तो ये बात सही नहीं समझ में आती, लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। अगर ये F1 फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 ही न्यूटन हमने इधर लगा दिया, तो ये तो ब्लॉक तो रुक जाए, अगर चल भी रहा होगा तो रुक जाएगा, ऐसा लगेगा। और रुका है इधर लगा दिया तब भी रुका रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स तो बराबर हो गए, दोनों फोर्स तो बराबर हो गए, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन आप ये समझो इसका तरीका क्या है। हमने कैसे बोला कि ये जो है 10 न्यूटन लगा के चला, हमने ये कहा कि जो एक्चुअल में हमने F2 जो लगाया, ये लगाया 10.00000000001 न्यूटन। अब जो ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, इससे तो ज़्यादा हो गया। जब जो इससे ज़्यादा हो गया तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा मैंने 10.0000001 कर दिया तो इससे ज़्यादा हो गए, न्यूमेरिकली ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर मैं इसे राउंड अप करूं तो ये मैं लिखूंगा 10 ही न्यूटन, क्योंकि इतना डेसिमल के बाद 0 तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वैल्यू मतलब अगर मैं 10 लिख दूं तब भी वही आएगा, लेकिन लगाया तो ये इससे ज़्यादा, तो इसीलिए इधर चला जाएगा। अब किसी को ये लगता है कि ये इतना झाड़ झंझट करने की जरूरत क्यों थी, इतने डेसिमल 0.00000, सीधा ये कह देते कि F2 जो है हम लगा रहे हैं 11 न्यूटन, कहानी खत्म। कहते 11 न्यूटन लगाएं इधर चला जाए। इसमें एक प्रॉब्लम, एक समस्या ये है कि अगर हम ये बोलते हैं 11 न्यूटन का फोर्स इधर लगा देते चला जाए, तो दूसरा बच्चा कहा सर हम तो 15 न्यूटन लगाए, हमारा भी जा रहा है, दूसरा कहा 20 लगा रहा है, हमारा भी जा रहा है, कोई कहा 50 लगा रहा है, हमारा भी जा रहा है, 100 लगा रहा है। उस कंडीशन में इस तरफ इससे ज़्यादा जो है वो इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे, एक आंसर नहीं। मैंने कल जो 1000 होगा 1000 से ज़्यादा लगा दिए, 2000 होगा 2000 से ज़्यादा लगा दिए, तो उसमें एक आंसर नहीं आएगा। आपको समझना ये है कि ये जो वैल्यू मैंने बताया ये एक फिक्स वैल्यू, फिक्स का मतलब ये है कि ये जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया कि भैया ये जो 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन एक्चुअल में 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसे हम राउंड अप करके 10 ही लिखेंगे, ये इधर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम इस 10 को छोड़कर कोई और वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर, क्योंकि अगर हम इस 10 की बात करें 10 से कम ले लें, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि 9.999 न्यूटन, तो हम कहेंगे इतने से तो जाएगा ही नहीं, यानी कि इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इससे कम अगर पॉइंट में भी हो गया तो इधर जाएगा नहीं, पर इससे ज़्यादा अगर आप रहे तो इससे ज़्यादा इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है जिससे आप फोर्स लगाओगे इधर चले जाते। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, अगर लगभग उतना ही लगा दे तो इधर चला जाएगा, लगभग का मतलब इसी तरीके। या अगर हम यही बोल सकते हैं अगर इस F2 इधर लग रहा है तो F1 को अगर हमने 10.0001 कर रहा तो इधर चला जाएगा। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसका क्या मीनिंग है जरा देखो। अब हमें ऊपर ले जाना है, उसको समझना है। मैं इसमें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ये वैल्यू बता दिया आपको तो आप सोच रहे हो कि सिर्फ इसी में बता दिया और उधर नहीं बताया। इधर भी बताएंगे, इधर भी समझाएंगे कैसे इक्वेशन बनने की, कैसे क्या। बड़ा आसान सा है, समझना है बस में 2-3-4 लाइन का, तो हमारा डेरिवेशन ज़्यादा लंबा है नहीं। देखो अब हमें ऊपर ले जाना है तो हम तो F फोर्स लगाया बच्चों, F, ठीक है, F फोर्स। अब ये फोर्स कितना होता है, mg sin थीटा, ये जो वेट का कंपोनेंट है ये ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये कंपोनेंट नीचे लाने। अब कई बार बच्चे सोचते हैं ये कैसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी बता करके दिखा दूं। देखो ये ब्लॉक रखा है, अभी ये स्लिप नहीं कर रहा, मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगा। ये देखो अब मेरे हाथ पे से क्या हो रहा है, मैंने जैसे ही इसको बढ़ाया ऐसे
ऐसे रख रहा हूँ तो ये खुद स्लाइड हो जा रहा है। मैं ऐसे तिरछा बना दे, इंक्लाइंड प्लेन है ये, मैं हिला नहीं रहा हूँ, ये रुक नहीं रहा, क्यों? लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है आगे की तरफ। लेकिन अगर तिरछा हाथ कर दिया ऐसे तो चला जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि वेट का है, समझो। जैसे इस तरीके से मैंने जब रखा तो वेट कहाँ लग रहा है? वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है मेरे हाथ में, यह समझ में। ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा तो वेट तो ऐसे लगेगा, वेट ये पेन हो गया। और वेट का एक कंपोनेंट ये जो mg sin थीटा, ये से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ये से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए क्या कर रहा है, जब मैंने ऐसे कर दिया तो ये से नीचे ले आ रहा है। अब एक कंडीशन ये, अगर मैं थोड़ा कम कर दूं तब तो ये नीचे नहीं जा रहा है, तब कंपोनेंट mg sin थीटा तो तब भी लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन मैं इसे ज़्यादा तिरछा करता हूँ तब जाता है। तो उसका रीज़न समझो, ज़्यादा तिरछा करने पर यानी कि ज़्यादा इंक्लिनेशन, यानी ये थीटा बढ़ाने पे क्यों नीचे जाता है? देखो क्या होता है बच्चों, बात ये है कि ये जो mg sin थीटा है ये कांस्टेंट नहीं है। देखा जाए कैसे भाई, ये साइन थीटा की वैल्यू यानी कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यानी कि 0 से एंगल बढ़ता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ती है। यानी कि मैं लूँगा साइन 10 डिग्री, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया साइन 0 डिग्री, इससे ज़्यादा वैल्यू होगी साइन 10 डिग्री, इससे ज़्यादा होगी साइन 20 डिग्री, ऐसे लिखते जाओ। इससे ज़्यादा होगी साइन 30 डिग्री, होगी नहीं होगी भाई? आप देखते वैल्यू दे सकते हो। अब आप कहोगे ये कहाँ मिलेगा? आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है। तो और नहीं है तो आप स्टैंडर्ड वाली देख लो, साइन 30 की देख लो। आप देख लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, साइन 30 की देख लो, उससे ज़्यादा होगी साइन 45 की देख लो, फिर देख लो साइन 60 की देख लो, फिर देख लो साइन 90 की देख लो। तो आपको खुद ही पता जाएगा ये वैल्यू जैसे एंगल बढ़। तो जब ये साइन, ये पूरा कंपोनेंट क्या है mg sin थीटा, तो जब ये साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और वो mg के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जब हम इंक्लिनेशन बढ़ा देते हैं तो इस पूरे टर्म की mg sin थीटा की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्लॉक को स्लाइड करके नीचे ले आता है। लेकिन जब हम इंक्लिनेशन कम करते हैं यानी कि ये थीटा की वैल्यू कम होती है तो ये mg sin थीटा की वैल्यू इतनी नहीं हो पाती है कि खुद उसे स्लाइड करके नीचे ले आए। इसलिए ज़्यादा तिरछा कर दिए तो स्लिप कर जाता, कम तिरछा कर दिए तो नहीं जाता, क्योंकि इस पूरे कंपोनेंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों पूरे कंपोनेंट बोल रहे हैं? देखो m और g तो कांस्टेंट है, लेकिन जो साइन थीटा है ये तो कांस्टेंट, ये तो एंगल चेंज करने पर क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो इस थीटा की चेंज होगी, थीटा की चेंज होगी तो इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये थीटा थीटा है तो सेम ही, जितना डिग्री होगा, मान लो 30 है तो 30 है तो 30 है। तो ये समझना, इसकी वैल्यू इस साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। इसकी बढ़ेगी तो पूरे की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम होगी तो कम हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है देखो, अब हमें लाना है, ले जाना है ऊपर, तो ये mg sin थीटा से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। और जब ऊपर ले जाओगे तो ये fk जो है ये भी नीचे की तरफ। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम इतना फोर्स लगा दें यानी कि mg sin थीटा, ये नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस एफ के, यानी कि ये दोनों मिलकर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और एफ जो अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ। ये दोनों मिलकर जितना फोर्स लगाएंगे लगभग उतना ही हम लगा दें। अब एक चीज समझना, जैसे हम ये बोलते हैं कि ये दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे नीचे की तरफ और ये लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों बराबर हो जाए तो ऊपर चले जाए। फिर वही दिमाग में आया था कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ये दोनों मिलकर नीचे लगा रहा है, ये ऊपर लगा रहा है, दोनों फोर्स बराबर तो रुक जाएगा। तो लेकिन फिर बात तो आपको समझना है कि ये जो फोर्स ये एक हमारा एक कैलकुलेशन का मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर, जैसे हमने भी एग्जाम्पल बताया, मान लो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, दोनों मिलकर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हम ये मान के लगेंगे 10.000000001 न्यूटन अगर फोर्स लगाते हैं तो ऊपर चला जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन तो मिल गई कि ये दोनों अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं मिलकर, तो लगभग 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा लगा देंगे तो ये 4 तो ऊपर जाएगा, राउंड ऑफ करके तो 10 ही हो जाएगा, वो राउंड ऑफ करके तो 10 ही हो जाएगा। मैंने कहा 10 लगा रहे हैं नीचे की तरफ, अब क्या ऊपर 10 लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो लग रहा है ऊपर कैसे चला जाएगा, 10 में ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हमारा मतलब ये ऊपर क्या करें, हम 10 से थोड़ा ज्यादा लगाएंगे
0.000 10.00000 करके लगा दें तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो राउंड ऑफ करके तो क्या बोलेंगे, राउंड ऑफ करके जे बोलेंगे कि भैया 10 न्यूटन नीचे की तरफ लगा, 10 ही ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो बस यही पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस ये जो जैसे स्टेप लिख दिया तो बस अब तो कुछ नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया। बस ये क्वेश्चन बनाना होता है कि कैसे बनाना है, इसको कैसे बराबर लिख दिया तो ये हमारा हो गया एफ और ये mg और हो गया साइन थीटा प्लस, अब एफ के किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, म्यू के आर के बराबर होता है। इस पूरे को फिर वैसे के वैसे लिख दो, कुछ नहीं करना है, mg साइन थीटा और एफ के प्लेस पे हमने म्यू के आर लिखा, म्यू के अब आर की जगह देखो, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, ये जो आर है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये जो mg cos थीटा इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब एक चीज समझना, तो ये जो r है ये किसके बराबर होगा, ये r में लिख दो, r जो होगा वो होगा mg cos थीटा के बराबर। अब ये बराबर कैसे हो, देखो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन नीचे की, दोनों का डायरेक्शन तो उल्टा लग रहा है, मतलब अपोजिट है। फिर लग रहा है हम बराबर भी कह रहे हैं, बराबर इसलिए कह रहे हैं हम इस बेस पे कह रहे हैं, इसको समझना आपको। देखो हमारा मतलब यह है कि अगर r ज्यादा होगा या r ज्यादा होता तो ये ब्लॉक उड़ जाता, उड़ गया नहीं है ऊपर की तरफ, और mg cos थीटा ज्यादा होगा तो ये धस जाएगा, इस इंक्लाइंड प्लेन में धस भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, r mg cos थीटा के बराबर है। और ये ध्यान रखना, अधिकतर जो है इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई बॉडी रखा होता है तो r mg cos थीटा के बराबर होता है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता है तो r mg के बराबर होता है। आप कैसे, आप खुद ही सोच लो, पे देखो इंक्लाइंड प्लेन पर r mg cos थीटा के बराबर है। अगर ये इंक्लिनेशन कम होता जाए, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन जो कम एंगल बनाता है बिल्कुल, यानी कि ये AB जो है इस AC के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे कम होते 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 ऐसे हो जाए तो थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। जैसे थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो r किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हम डायग्राम बनाते हैं, कहते हैं कोई ब्लॉक रखा है तो क्या बोलते हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और आर किसके बराबर है, जितना वेट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो आप ध्यान रखना, इंक्लाइंड प्लेन पर आर किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर। तो आर की जगह क्या लिख दिया हमने, mg cos थीटा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना, दोनों में mg है तो हमने इस टर्म में भी mg, इसमें भी, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लो, mg हो गया और ये हो गया साइन थीटा प्लस ये म्यू को तो ऐसे लिख दो और mg तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा क्या, cos थीटा। और जो अब जो फोर्स निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, W = F × S, देयरफॉर W इधर लिख दिया और = F की जगह ये पूरी इक्वेशन लिख दो, क्या लिख दो, mg और ब्रैकेट लगाओ और साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और क्या रहेगा, अब S रह गया, वेक्टर का फॉर्मूला, ये तो फोर्स की जगह लिख दिया हमने, ये पूरा तो फोर्स है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन डराइव हो गया कि हमें किसी ब्लॉक को, किसी इंक्लाइंड प्लेन जो रफ प्लेन है जिसपे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी ब्लॉक को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में अगर हम ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करें, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपको फॉर्मूला समझना है कि किस तरीके से बनाया है और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। कोई भी आपको अगर दिक्कत लगती है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं बच्चों उस पर लेक्चर बना दूंगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।